हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। सो गाइज़, आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएगी, वो पिछले दिन के करंट अफेयर का रिवीजन, और वीडियो के लास्ट में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंप्लीट पैकेज जो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। सो उसके लिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो की पीडीएफ्स के लिए, करंट अफेयर क्विज के लिए, ऑडियो रिवीजन के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो कल का हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे फटाफट से। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो मैंने आपको बताया था, गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2024 से 2031 तक का आईसीसी पुरुषों की वाइट बॉल स्पर्धाओं के 14 मेजबान देशों की घोषणा की है। सो मैंने आपको सारे बता दिए थे। इंडिया का मैंने बताया था, 2026 वाला बताया है आपको, जो कि श्रीलंका के साथ होगा। 2031 वाला भी बता दिया है। सो अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, बहुत सारी जो है क्वेरीज आपकी वहाँ क्लियर हो जाएंगी। सो पूछा जा रहा है आईसीसी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है संयुक्त अरब अमीरात, और इसमें भी कहाँ पर? दुबई में। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आपको याद रखना है। 1909 में जो है ये बना था, और इसके अभी जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट हैं, वो हैं ग्रेग बार्कले। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो हमारे जो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं मिस्टर अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस लेखक को अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलॉकी के लिए 2021 जेसीबी पुरस्कार मिला है? तो ये हैं एम मुकुंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नवंबर 2021 का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो 16 नवंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लॉन्च किया गया, इसका संस्करण था 7वां। कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था। ओके, इसके अलावा राशन आपके द्वार योजना शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, और यूपी का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर लगाया गया है नोएडा में। ओके गाइस, 16 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 552, जिसको गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म दिवस होता है उसमें ये मनाई जाती है। और मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अभी करंट में चल रही है, जो फार्मर्स बिल थे, 3 जो किसान बिल थे, उनको गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया है, वापस ले लिया है। सो किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020, और किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक जो है, इन तीनों को वापस ले लिया है। ठीक है, हाल ही में गार्बिन मुगुरुजा ने 2021 का WTA फाइनल जीता है। वो किस देश की हैं? सो ये हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्पेन की। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और शुरू करेंगे हमारी आज की जो वीडियो है करंट अफेयर्स की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की वार्षिक बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित हुई है? सो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है ढाका। द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, IORA का। ठीक है, इसकी जो एनुअल मीटिंग थी इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो संपन्न हुई है ढाका में। मैप में मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास में है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की ही कैपिटल है ढाका, जहाँ पर ये मीटिंग संपन्न हुई है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 21वीं मंत्रिपरिषद की वार्षिक बैठक ढाका में एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई है, जिसमें सभी जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनने क्या किया है? वर्चुअली भाग लिया है। भारत ने भी वर्चुअली इसमें भाग लिया है। इस बैठक के अंत में ढाका विज्ञप्ति को स्वीकार किया गया है। ओके, और भारत ने IORA की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए बांग्लादेश को बधाई दी है, और IORA के नए वार्ता भागीदार के रूप में रूसी संघ का स्वागत किया है। इतना समझ में आया? सो आगे हम बात करेंगे IORA के बारे में। जो IORA है,
ठीक है ना, IORA है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। 23 जो है यहाँ पर इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसकी जो स्थापना है गाइज 1997 यानी कि 1997 में की गई थी। बांग्लादेश को जो है यहाँ पर मैंने बताया नया अभी अभी इसको ऐड किया गया है। और जो IORA है इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस में है, ठीक है ना, एबेन मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात कर लें बांग्लादेश के बारे में तो उसकी कैपिटल है ढाका। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ की? वो है शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, है ना। इसके अलावा जो शेख हसीना है ना, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, इनको अभी हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस की एक स्पॉन्सर्ड एजेंसी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनको कौन सा अवार्ड अभी अभी दिया गया है, तो SDG प्रोग्रेस अवार्ड। चाहे तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर ही रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में बांग्लादेश को जो NDB है ना, न्यू डेवलपमेंट, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी हम जानते हैं, उसका नया मेंबर यहाँ पर इसे बनाया गया है, ठीक है। और जो बांग्लादेश है उसने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है, लॉन्च करने की घोषणा की है। फेसबुक को, जो फेसबुक के जैसे ही होगा, फेसबुक की जगह लेगा वहाँ पर, उसका जो नाम है वो है जगजॉग, ठीक है, बांग्लादेश का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। हमने ढाका तो डिस्कस कर लिया। दुबई यहाँ पर मैंने ऑप्शंस में दिया है, इसलिए दिया है कि ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर लंदन में था, लेकिन 2005 के करीब जो है इसको यहाँ शिफ्ट किया गया है। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है इट इज काठमांडू। तो काठमांडू क्या है गाइज? नेपाल की कैपिटल है, इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है नेपाल, उसकी कैपिटल है। और काठमांडू में जो है सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में। और जो रोम है ना, रोम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। सो आई होप इतना आपको याद हो जाए इस क्वेश्चन से। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहने वाला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस सेक्टर से जुड़ा है? सो द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जुड़ा हुआ है गाइस दूर संचार यानी कि टेली कम्युनिकेशन से। अब इससे कैसे जुड़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। भारतीय टेलीग्राफ संशोधन जो अधिनियम है 2003 का, उसने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को एक वैधानिक दर्जा दिया है। और यह क्या होता है? उस शुल्क द्वारा उत्पन्न फंड है जो कि सभी दूर संचार फंड ऑपरेटरों पर उनके समायोजित सकल राजस्व, जिसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इस पर लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक और नई टर्म आ गई, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है? तो ये क्या होता है? इट इज़ द यूसेज एंड लाइसेंसिंग फ़ी। तो किसी भी जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उस पर चार्ज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा उसके यूसेज और लाइसेंसिंग के लिए। उसको क्या कहा जाता है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या फिर समायोजित सकल राजस्व, ठीक है। कैबिनेट ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के उपयोग से 5 राज्यों के लगभग 44 आकांक्षी जिलों में 7,287 गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो भी टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? तो वो करता है ट्राई। क्या फुल फॉर्म होता है ट्राई का? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो इसकी भी स्थापना 1997 में ही हुई थी। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन हैं, वो है मिस्टर PD वाघेला। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रहे। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विश्व शौचालय दिवस जो है, वर्ल्ड टॉयलेट डे, किस दिन मनाया जाता है? सो गाइज ये मनाया जाता है, क्या होगा सही आंसर? 19 नवंबर को, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी यहाँ पर डेट्स हैं। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं हम?
चिल्ड्रंस डे, हमारा जो राष्ट्रीय बाल दिवस है वो मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो जन्म तिथि है उस दिन मनाया जाता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। दूसरा है 15 नवंबर, ये भी करंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे या फिर नेशनल ट्राइब डे मनाने की घोषणा की गई है, जिसको क्या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तीसरा आता है हमारा 16 नवंबर, तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे जो है मनाया जाता है। अब हम बात कर रहे थे वर्ल्ड टॉयलेट डे के बारे में। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2021 को दुनिया भर में एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और स्वच्छता में सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही करने के लिए लोगों को सूचित करने, संलग्न करने और प्रेरित करने के लिए इसको हम मना रहे हैं। हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस के लिए। कोई भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल डे जब सेलिब्रेट किया जाता है, उसका जो मेन मोटो होता है इट इज़ लोगों को उस चीज़ के लिए हम अवेयर कर रहे हैं, है ना। और इस बार की जो थीम थी दैट वाज दी शौचालयों का महत्व, वैल्यूइंग दी टॉयलेट्स। ओके। और मैं आपको बता दूं इसको सबसे पहली बार 2012 में मनाया गया था। ओके। और इसका जो मुख्यालय है विश्व शौचालय संगठन का वो सिंगापुर में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई है। अभी हाल ही में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने वियना टेनिस ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। सो द सिंपल क्वेश्चन इज ये किस कंट्री के हैं? नाम पहले आप याद रखेंगे, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ठीक है, इन्होंने वियना टेनिस जीता है। ये किस कंट्री के हैं? सो ये हैं गाइस जर्मनी। ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। आगे बात करेंगे जर्मन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर शासा ज़्वेरेव। संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रांसिस टियापो को इन्होंने हरा करके वियना ओपन जीता है 2021 का, या एस्ट बैंक ओपन 2021 में सीजन का 5वां एटीपी खिताब। ठीक है, एटीपी खिताब, एटीपी मतलब क्या? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, इन्होंने जीत लिया है और कुल मिलाकर इनका 18वां खिताब है, ये आप याद रखेंगे। और जो वर्तमान में जो सिनेरियो है उसमें अलेक्जेंडर ज़्वेरेव एटीपी विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोग कि पहले स्थान पर कौन है। ओके। और कोलंबिया के रॉबर्ट फराह और जुआन सेबेस्टियन काबल ने यूनाइटेड किंगडम के जो सेलिबरी और यूएसए के राजीव राम को हराकर एस्ट बैंक ओपन 2021 की जो युगल जो डबल्स की जो प्रतियोगिता है वो जीती है। हाल ही में किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड हैज़ बीन बिल्ट रिसेंटली। कहाँ पर? सो ये तो पहले भी न्यूज़ में रहा है। आंसर है इसका लद्दाख। इसका उद्घाटन अब कर दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले इमेज देखिए इसकी, ये देख सकते हैं आप। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने पर बीआरओ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है ना। और बीआरओ क्या है? बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में इसको बनाया गया था। राजीव चौधरी जो है इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं। सीमा सड़क संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 19,024 फीट ऊंचे उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज की वीडियो का हमारा हो जाता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी महानिदेशक हैं बॉर्डर रोड्स ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। और बात आई है यहाँ पर लद्दाख की, तो मैं आपको बता दूँ गाइज, लद्दाख पहले पार्ट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर जब हमारा स्टेट था उसका, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको स्टेटस दे दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश का, एक यूनियन टेरिटरी इसको बना दिया गया है। उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं RK माथुर। और इसके अलावा लद्दाख से आप एक दो चीज़ें और याद रख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अभी हाल ही में जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने कारगिल डिस्ट्रिक्ट की जो आर्यन वैली है उसमें 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया है। साथ ही साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, जिसकी लागत लगभग 750 करोड़ रुपए आएगी।
आगे बात करेंगे। हाल ही में जारी 2021 प्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में, ठीक है ना, जोखिम रैंकिंग जो है उसमें भारत किस पायदान पर रहा है? तो गाइस जो भारत की रैंक रही है वो रही है 82nd, 82वीं। सो ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स में सभी विश्व सूची में भारत 44 के जोखिम स्कोर के साथ 42वें स्थान पर है, ठीक है। 2020 में से जो है 5 स्लॉट की गिरावट हमें मिली है। 2020 में जो है भारत 77वें स्थान पर था और डेनमार्क के स्कोर के साथ जो है ये शीर्ष पर रहा। कौन? डेनमार्क, ठीक है। एक रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन जिसे ट्रेस के नाम से जाना जाता है 194 देशों, क्षेत्र और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम जो होता है ना उसको मापता है। जो करप्शन वगैरह होता है उसको इससे मेजर किया जाता है। सो मे बी टॉप कंट्री भी पूछ लिया जाए तो टॉप कंट्री है डेनमार्क, सेकंड है नॉर्वे, थर्ड है स्वीडन, ठीक है। बेसिकली इनको ये जो तीनों हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है, DNS हैं ये, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द जो सूचकांक होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं, उनमें यही कंट्रीज टॉप करती हैं। भारत रहा है 82वें स्थान पर, जबकि उत्तर कोरिया सबसे लास्ट रहा है 194। हाल में भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? तो ये अवधि है हमारी 2021 से 2025 तक। सो रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को फॉर विच टर्म? सो द आंसर इज 2021 से 2025। आगे इसको डिस्कस करेंगे। भारत को 2021 से 2025 की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुन लिया गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित होने के लिए 164 वोट मिले हैं। भारत के अलावा जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड्स और चीन को भी ग्रुप 4th एशियाई और प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य राज्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 4 साल का होता है। और यूनेस्को है क्या? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1945-46 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं आंद्रा अजौले। ओके, इतना आप याद रखेंगे। नवंबर 2021 को AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये है गाइस साउथ अफ्रीका के। सभी ने सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है। तो AB डिविलियर्स क्या इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट के सारे फॉर्म्स से। कहाँ के हैं ये? साउथ अफ्रीका के हैं। इमेज में देख सकते हैं आप इनको। दक्षिण अफ्रीकी स्टार बल्लेबाज AB डिविलियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त होने के अपने फैसले की घोषणा की है। उनका जो करियर रहा है, 14 वर्ष के करियर में उन्होंने 114 टेस्ट, 228 वनडे इंटरनेशनल्स जो कि ODI जिनको बोलते हैं, 78 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। ये आप याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका जो है ना, इसकी 3 कैपिटल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए बता रही हूँ। केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लॉमफॉन्टेन। और प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ऑप्शन में स्पेन है, तो स्पेन की कैपिटल भी आप याद रख सकते हैं, मैड्रिड है। इंग्लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ UK, पता ही है, तो इसकी कैपिटल लंदन है। और याद रखिएगा, जो इंग्लैंड वाला जो पोर्शन है वो यूरोप की जो मुख्य भूमि है, जो मेनलैंड है, उससे इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के द्वारा अलग होता है, सेपरेट होता है। लास्ट में हमारा न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, और ये भी न्यूजीलैंड 2 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। तो दोनों आइलैंड को अलग किया जाता है एक जल संधि के द्वारा, एक स्ट्रेट के द्वारा, जिसे कुक जल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? सो आंसर है मिस्टर पुनीत राजकुमार। किसको? मिस्टर पुनीत राजकुमार को। इनके बारे में जानेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, रजनीकांत जी को इस बार का जो है 2019 का बेसिकली 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है दिया गया है ना, ये भी आप याद रख लीजिए। हम देखेंगे पुनीत राजकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, है ना।
कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनको कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है और वे हैं ऐसे प्राप्तकर्ता होंगे 10वें नंबर के। 2009 में कर्नाटक रत्न अंतिम बार 2009 में समाज सेवा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को दिया गया था। ओके। पुनीत राजकुमार के दिवंगत पिता राजकुमार वर्ष 2092 में कवि कुवेंपु के साथ कर्नाटक रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और इससे पहले कुछ लोगों को दिया गया है, लेकिन आप इतना याद रखेंगे सफिशिएंट है। हाल ही में किस तमिल फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो इसका जो आंसर है इट इज़ सी, कुंजगल। किसको? कुंजगल को। बात कर लेंगे इसके बारे में। तमिल फिल्म कुंजगल को 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो कि गोवा में होगा, इसके लिए प्रदर्शित किया जाएगा पैनोरमा खंड में। और कुंजगल ऑस्कर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी है। यह एक शराबी गाली गलौज करने वाले पति और पत्नी के बीच संबंधों की कहानी है और कहानी उनके बच्चों के दृष्टिकोण से है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये याद रख लीजिए, तिलोत्तमा शोम। और 24 सितंबर से हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण आयोजित किया गया, बेसिकली हो चुका है लेह लद्दाख में। और 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जी ने जीता है। ओके। और जो ऑस्कर के लिए फिल्म के लिए जो ऑस्कर मिला है इट इज़ नॉमैडलैंड। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में उनके बारे में। तो किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं गाइज? ये हैं हमारे उत्तर प्रदेश। यूपी में भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, जो कि हम बात करें लास्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के 24वें। चौथी बौद्ध काउंसिल कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के संरक्षण में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी होती है? तो 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला भरता है सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हैं उनको, और बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन को। अब है जवाब कल के क्वेश्चन का। हाल ही में किसके द्वारा लिखी नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया जो पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया है? सो डी हमारा आंसर है, ए और बी दोनों ही। ठीक है, मतलब जो ये पुस्तक है आंसर होगा इसका क्या होने वाला है? सही आंसर ए और बी दोनों इसके सही आंसर होंगे, त्रिपुरदमन सिंह और अतिल हुसैन। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया नामक पुस्तक के सह लेखक त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन हैं और यह पुस्तक भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की संशोधनवादी खोज के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन है इट इज़ हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 4 आपके सामने ऑप्शन है, महिला जयवर्धने, शॉन पोलाक, जैनेट ब्रिटन और कुमार संगकारा। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। और यहीं पर हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।